ठीक है, तो हमने ये लास्ट वीडियो में इतना किया था, जहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्लिक करते हैं तो हमने सारे वैलिडेशन कंट्रोल जो थे हमने वो लास्ट टाइम देख लिए थे। अभी हमको यहाँ पर अगर कुछ अलग कंट्रोल्स को भी यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं, मगर फिलहाल अभी मैं ऐसा ही काम करता हूँ कि इतने ही जो मेरे वैलिडेशन कंट्रोल्स या जितने भी कंट्रोल्स मैंने लिए हुए हैं तो उनको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो अभी आप देखना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्टली यही चीज़ को मैं डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने की बात करूँगा। अब डेटाबेस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं ADO.NET की ही बात कर रहा हूँ। अब ADO.NET क्या है? वो भी एक लाइब्रेरी है किसकी? .NET फ्रेमवर्क की, ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट। तो वो क्या काम करता है? वो हेल्प करता है डेटाबेस के कनेक्टिविटी के साथ। तो हमको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करके देता है, जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरीज, या अगर हम एसक्यूएल कमांड की बात करें, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर की बात करें, या फिर हम लोग एसक्यूएल डेटा रीडर की बात करें। वैसे बहुत सारी अलग अलग क्लासेस जो है उसको हम लोग यूज़ करके डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो अभी तक आप क्या करते थे, जैसे मैं ये डिज़ाइन में आ गया, अब डिज़ाइन में आके जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता था, यहीं पे हम लोग अपना कोड कर देते थे। जैसे आपने विनफॉर्म आपने जो किया था क्रिएट सर्विस और कोड के अंदर, तो आप यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग लगाते थे, यहाँ पर ही आप कमांड लिखते थे, यहीं पे डेटा अडेप्टर लिखते थे। तो वो चीज़ जो आप करते थे, चलो सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर अब मैं आपको बोलूँ कि एज अ प्रोफेशन वो चीज़ सही नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं यहीं पर राइट क्लिक कर लूंगा। ये राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड न्यू आइटम आपको दिख रहा है, देखो मैं वापस से बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आप वेबसाइट पे राइट क्लिक करो, वहां पे आप जैसे राइट क्लिक करोगे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कर लो। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके अब आपको यहाँ से सबसे पहले क्या सिलेक्ट कर लेना है, क्लास। देखो मैं यहाँ पे क्लास क्यों ले रहा हूँ वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखो फिलहाल अभी तो आप एक पेज बना रहे हो और एक पेज में फ्लड ऑपरेशन कर रहे हो। अब मानो आपको कॉलेज में असाइनमेंट दिया है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि आपको वहाँ पर वेबसाइट बनाने के लिए दी है कॉलेज के अंदर एग्जाम पे, तो उस टाइम पे आपके बहुत सारे पेजेस पड़े हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर आप उसको उसी पेज में अगर करते हो, हर एक पेज में आप कनेक्शन डालोगे, हर एक पेज में आप कमांड लिखोगे, उससे क्या होगा कि सपोज कि आप अगर डेटाबेस का नाम चेंज कर रहे हो और आपने समझो 10 से 15 पेजेस आपने क्रिएट कर दिए और आप डेटाबेस का नाम चेंज करोगे, तो इसका मतलब कि आपको 10 पेज पे जाके डेटाबेस कनेक्शन से चेंज करनी पड़ेगी। मगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार कोड लिख दूंगा, उसी कोड को मैं बार बार यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि उसका काम क्या है कि हम उसका कोड रीयूजिबिलिटी कर सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे करता हूँ। तो उसके लिए देखो मैंने ये क्लास यहाँ पे ले लिया है। अब इसका नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा डीबी ऑपरेशन। ये डीबी ऑपरेशन मैंने यहाँ पे नाम दिया है। अब जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा ये मुझे पूछ रहा है कि क्या आपको ऐप कोड फोल्डर की जरूरत है, तो मैं यस करूंगा। तो क्या होगा कि ऐप कोड फोल्डर के अंदर ही ये मेरा क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। ये हो गया। अब देखो इसके अंदर मुझे क्या करना है तो वो भी हम कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। अभी ठीक है। देखो अभी तक है ना आप लोग जो यूज कर रहे थे वो था OLEDB। क्या था? अभी OLEDB का काम क्या है कि वो सिर्फ एक्सेस को यूज कर सकते थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा, ये है सर्वर। और आपको मैं सबसे पहले एक्सेस का डिसएडवांटेज अगर मैं बता दूं, तो एक्सेस का डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक बार किसी जगह पे उसका कनेक्शन हो गया है तो उसका कनेक्शन में एक साथ दूसरे के साथ नहीं कर सकता।
क्योंकि एट अ टाइम वो एक ही के साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक्सेस की फाइल ओपन की हुई है और आप दूसरी जगह पे उसके साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हो एएसपी में या फिर किसी भी अंदर, वो आपको ऑपरेशन नहीं करने देगा, बोलेगा दिस फाइल इज ऑलरेडी यूज बाय द अनदर पर्सन। तो इसका मतलब कि ये तो मेरे लिए डिसएडवांटेज हो गया, मेरी फाइल बंद होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि जब भी आप वेबसाइट बनाओ तो उस टाइम पे आप यूज करो एसक्यूएल सर्वर। और आपके ASP.NET के अंदर भी अभी जो सिलेबस के अंदर है वो भी आपको एसक्यूएल सर्वर के साथ ही बोला गया है। कुछ कॉलेजेस के अंदर तो बोल देते हैं, जैसे वो जो सेमिस्टर 4 का ही जो कोड होता है वो बोल देते हैं वही सेम कर दो, तो वो लोग एक्सेस का यूज करते हैं। मगर आपके सिलेबस में क्या बोला है कि आपको एसक्यूएल सर्वर को यूज करके ही यहाँ पर आपको काम करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो चीज़ कैसे यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले जब मैंने ये चीज़ तो यहाँ पे लगा दी है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पे OLEDB क्लाइंट लिखते थे वैसे ही यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने किसका ऑब्जेक्ट बना दिया है, कनेक्शन का। इसके बाद दूसरा यहाँ पे मैं बनाऊंगा कमांड का। तीसरा मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा वो होगा डेटा एडेप्टर का। देखो सिर्फ मैंने क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर किए हैं, और ये डिक्लेयर किए हैं इसका मतलब कि ये जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे लिए प्राइवेट होंगे। इसको री इनिशियलाइज करने का काम मैं कहीं और करूंगा, यहाँ पे नहीं करने वाला। तो चलो मैं यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूँ। जैसे समझो कि मैंने यहाँ पर void लिखो या कुछ भी लिखो, मगर एक चीज़ है, अगर आप पब्लिक नहीं लिखोगे तो वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे void लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। void लिखो या आप जो भी लिखो, मगर आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने ये वाला पूरा पार्ट कंस्ट्रक्टर में लिख दिया है। पहले तो मैं ये कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो कंस्ट्रक्टर एक उसने क्रिएट करके दिया था वो मैंने निकाल दिया, यहाँ पे मेरे को कंस्ट्रक्टर की जरूर नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक, यहाँ पे आप लिख दो स्ट्रिंग। क्या लिख दिया, स्ट्रिंग। और फिर यहाँ पे लिखूंगा एग्जीक्यूट क्वेरी। क्या लिख दिया मैंने, ये मेरी मेथड है और ये रेड लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया। अब यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी पास कर दिया क्वेरी के नाम से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले ये जो ऊपर ये जो आपका कनेक्शन था उसको मैं, चलो एक काम करता हूँ, मैं वहीं पे अगर इसको इनिशियलाइज कर भी देता हूँ तो इसके अंदर मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। अब फिलहाल कनेक्शन स्ट्रिंग तो मेरे पास है नहीं क्योंकि अभी तक मैंने डेटाबेस क्रिएट ही नहीं किया है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जो आपका वेबसाइट वाला पार्ट है वहीं पे एक बार राइट क्लिक करो, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करो, और आपको यहाँ पे लिखना है एसक्यूएल। तो देखो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। आपको यहाँ पर नाम चेंज करना हो तो भी, ना करना हो तो भी, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देखो इसने बोला है कि क्या आपको ऐप अंडरस्कोर डेटा फोल्डर की जरूरत है, मैं यस कर दूंगा। तो यस करने से क्या है कि मेरा डेटाबेस ऐप अंडरस्कोर डेटा वाले फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये दोनों स्पेशलाइज फोल्डर है, स्पेशलाइज फोल्डर है ऐप कोड और ऐप डेटा। ऐप कोड को यूज करेंगे जिससे हम लोग क्लास फाइल्स को स्टोर कर सके, और ऐप डेटा जो है उसका मतलब कि हम उसके अंदर डेटाबेस रिलेटेड पार्ट स्टोर कर सके। देखो अभी मैं यहाँ पर ही सर्वर एक्सप्लोरर पे, जब मेरा यहाँ पे साइट पे मेरा डेटाबेस आ गया यहाँ पर, और ये चीज़ भी आप याद रखना कि .mdf ये उसका एक्सटेंशन है। अब ये एक्सटेंशन .mdf है तो इसका नाम फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ आपको तो वो होगा मेटा डेटा फाइल। क्या बोलेंगे उसको, मेटा डेटा फाइल। ये चीज़ मुझे सेमिस्टर 6 में जब मैं एमसीए करता था
तो वहां पर मुझे इसका फुल फॉर्म पूछा गया था वाइवा में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी शायद पूछ सकते हैं जब आप सेमेस्टर 5 में इसके जब एग्जाम दोगे, अगर उसका ध्यान यहाँ पे पड़ता है तो आपको पूछ सकते हैं कि डॉट एमडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटा डेटा फाइल। अब देखो यहाँ पे मैंने डेटाबेस पे राइट क्लिक किया है। अब वहां से मैं प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक करूंगा आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का एक लेबल मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, भले आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत छोटा दिख रहा होगा वो, मगर देखो उसके बाजू वाली चीज पे आप एक बार क्लिक करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पर उसको कर दो कंट्रोल बी। तो ये आपका पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया है। भले आपको यहाँ पर अभी ये रेड लाइन दिख रही है, सिर्फ आगे एक बार एट द रेट लगा दो, सारी एरर निकल गई। क्योंकि ये इग्नोर करने के लिए होता है ये पार्ट। ये जो आपका जो बैक स्लैश जो दिख रहा है, ये बैक स्लैश वो दरअसल यूज होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए डॉट नेट के अंदर। तो उस चीज को इग्नोर करने के लिए मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा, एट द रेट, बराबर। अगर मुझे एट द रेट नहीं लगाना होता तो फिर मैं क्या करता, वहां पे डबल स्लैश लगा देता। मगर मैं कितनी जगह पे डबल स्लैश लगाऊं, उससे अच्छा है कि मैं आगे ही क्या लगा दूंगा, जिससे क्या है कि पूरा पार्ट मेरा देखो यहाँ से जितनी भी रेड लाइंस थी स्लैश के नीचे वो सारी निकल गई है, बराबर इतना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्ट को आप विदाउट ट्राई कैच करना ही मत। तो यहाँ पर एक्सेप्शन को मुझे यहाँ कॉल करवाना है, तो मैंने एक्सेप्शन EXP करके यहाँ पर एक कैच में पैरामीटर पास कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देना है, रिटर्न। तो ये रिटर्न क्या करेगा, EXP डॉट मैसेज, मतलब पूरा एरर वाला पार्ट ही वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन को ओपन कर लूंगा, ये देखो, ठीक है। कनेक्शन को ओपन करना जरूरी है, तभी मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ऊपर कमांड का जो ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर किया था उसको इनिशियलाइज करने का काम मैं यहाँ पे करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है क्वेरी, और यहाँ पर मुझे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास कर देना है। हो गया ये। तो ये आपने पहली बार तो ये क्वेरी लिख नहीं रहे हो, बस फर्क इतना है कि सेमिस्टर 4 में आप OLED भी लिखते थे, यहाँ पे हम लोग SQL लिखेंगे। अब विदाउट cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, डेटाबेस में इसकी इफेक्ट पड़ने वाली नहीं है। तो ये चीज लिख दी। अब आपकी एरर भी आपको कब पता चलेगा कि आपकी इंसर्ट की क्वेरी सही है या अपडेट की क्वेरी सही है या गलत है, वो यहाँ पर आके मुझे पता चलेगा। अगर सपोज मेरी क्वेरी में एरर है तो वो यहाँ से डायरेक्ट जंप कहाँ पे कर देगा, एक्सेप्शन के अंदर। अगर ये वाला स्टेप मेरा फिनिश होता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जो मेरा कनेक्शन है उसको सबसे पहले मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, और रिटर्न में यहाँ से मैं भेज दूंगा सेव। सेव लिखो या कुछ भी लिखो, मैं यहाँ पे चलो ओके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इस तरीके से ओके लिख दिया। अगर आपको इस तरीके से ओके भी नहीं लिखना है तो भी आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बाद में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट का मतलब कि आप किसी भी टाइप का यहाँ पर बना सकते हो, मगर चलो वो चीज आपके लिए बहुत हाई लेवल हो जाएगी, इसलिए मैं अभी स्ट्रिंग ही रख रहा हूँ, ठीक है। ओके का मतलब आपका सक्सेसफुली टास्क फिनिश हो गया। अगर सपोज आपकी क्वेरी में एरर है तो मैंने बताया कि कैच में आएगा। तो कैच में आने से पहले सबसे पहले मैं कनेक्शन को क्या कर दूंगा, क्लोज। ये मेरी क्वेरी कंप्लीट हुई। अब मैं इस पार्ट को, भले ना मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 50 पेज भी क्यों ना हो और 50 के अंदर क्राउड ऑपरेशन क्यों ना हो, सभी के अंदर मैं इसी मेथड को कॉल कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो उसका
मतलब ही ये होता है कि आप एक जगह पे चेंज करो, उसका इफेक्ट सभी जगह पे आपको देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, बराबर, क्लास। अब इसके बाद हमको दूसरे एक क्लास की जरूर मेथड की जरूरत पड़ने वाली है, मगर मैं उसको फिलहाल अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे इंसर्ट की क्वेरी के लिए डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, मगर अब यहाँ पर जो फील्ड्स आपको दिख रही है उसके हिसाब से मुझे टेबल भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपका डेटाबेस डॉट एमडीएफ आपको यहाँ पर डेटाबेस मिलेगा। ये उसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे आपको टेबल्स दिखेगा। अभी फिलहाल टेबल्स एक भी नहीं है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू टेबल पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी एक कॉलम खुल जाएगी। अब यहाँ पे एक एक करके डिजाइन में से देखता जाऊंगा कि मेरी कौन कौन सी कॉलम है। देखो, फुल नेम, एड्रेस और पिन कोड। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे REG ID ही दे दूंगा, इंटीजर। अब देखो, इसमें तो मैं कुछ छोटा बड़ा कर नहीं सकता, मगर फिलहाल सिर्फ देख लो क्योंकि वीडियो तो बन ही रहा है। तो वीडियो में तो ये चीज कंप्लीट दिखने वाली ही है, बराबर। मैंने यहाँ पे फुल नेम ले लिया। अब यहाँ पे हमने ले लिया वेरकेर। अब वेरकेर के बाद दूसरा यहाँ पे हमने एड्रेस देखा था। अब एड्रेस क्या है, कितना भी बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मैक्स ले लिया है। पिन कोड, इधर भी मैंने वेरकेर ले लिया। उसके बाद क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, मैं आर ली दूँ। कॉन्टेक्ट नंबर, देखो कॉन्टेक्ट नंबर में भी मैं वेरकेर ही ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। मैं इंटीजर या फिर फ्लोट या डबल में तभी ले सकता हूँ जब उसके ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन करवाने हो या किसी एग्रीगेट फंक्शन को कॉल करवाना हो। अब पिन कोड एक इंफॉर्मेशन है, इसीलिए मैं उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। उससे मुझे कोई मैक्स या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। अब कॉन्टेक्ट नंबर के बाद दूसरा यहाँ पर जो जो भी है, जैसे ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये ईमेल हो गया। अब ईमेल को भी यहाँ पर मैं मैक्स सेट कर देता हूँ। फिर क्या था, चलो डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए तो मैंने यहाँ पे डेट, हमारे पास डेटा टाइप है ही। पासवर्ड, वो भी मैंने यहाँ पे वेरकेर सेट कर दिया है। अभी क्या है, कंफर्म लेने की जरूरत नहीं है। कंफर्म लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक चीज बची होगी, फोटो। तो उसको भी मैं यहाँ पर वेरकेर मैक्स करके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, REG ID को यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके उसको मैं प्राइमरी की सेट कर दूंगा। अब प्राइमरी की सेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल नीचे पहले आपको इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आप आ जाओ। ये प्रॉपर्टी आ गई आपकी, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी कॉलम जो है, बराबर, वहां पे नहीं, मगर इसके नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को आप यहाँ पर एक बार एक्सप्लोर करोगे, जहाँ पे आपको एक नीचे प्रॉपर्टी मिलेगी इज आइडेंटिटी। तो जो अभी हाल में आपको नो दिख रही है उसको आप कर दो यस। ये यस करने का रीजन ये है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। आपको इंसर्ट के टाइम पे REG ID पे वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे डेटा इंसर्ट होंगे, पहला डेटा डालोगे 1, दूसरा डालोगे 2, तीसरा डालोगे 3, चौथा डालोगे 4, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं इस डेटाबेस को जैसे कंट्रोल S करता हूं, तो इसने मुझे पूछ लिया यहाँ पर कि आपको टेबल का नाम क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया रजिस्ट्रेशन। तो देखो, जैसे सेव किया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी एक और चीज बताता हूँ, जो फिलहाल ऐसा समझो कि आपकी शायद ऐसी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने ये एक बार सेव कर दिया, ये टेबल बन गया। अब मुझे कुछ याद आया कि यहाँ पर मुझे कोई फील्ड या मैंने नाम गलत लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैं क्या करता हूँ, ये जो पिन कोड है सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए, वैसे तो मैंने सब सही लिखा है, पिन के बाद मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये ऑल्टर टेबल होगा। अब देखना यहाँ पे जो एरर आएगी,
मैं जैसे कंट्रोल एस करूंगा, देखो यहाँ पे तो हो गया, शायद इसके अंदर मैंने ऐसा चेंज किया था, मगर किसी किसी के लैपटॉप के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर मैं उसको ऑल्टर करता हूँ तो वो आपको ऑल्टर नहीं करने देगा। तो उसके लिए आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में आपको ऑप्शंस में आ जाना है। इस ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पर से इसको एक्सप्लोर कर लेना है। आ गया। फिलहाल देखो इसके अंदर तो वो चीज़ है नहीं, शायद ये नया वाला है इसलिए। बाकी जो दूसरा जो मेरे पास तो विजुअल स्टूडियो था उसके अंदर ये चीज़ करनी पड़ती थी, तभी वो आपको करता था। तो कभी भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को दिखाना, मैं आपको वो चीज़ कर दूंगा, ठीक है। ये टेबल बन गया हमारा। इसको मैं यहाँ से एक्सप्लोर भी करता हूँ तो देखो ये सारी फील्ड्स यहाँ पे आ गई है। अब चलो मेरे को तो यहाँ पे एक ही काम करना है, ये जो डिफॉल्ट डॉट सी एस, अब ये आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ क्रिएट की थी, हमने जो वो पेज बनाया था आपके सामने ये वाला। अब इसी डेटा को मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैंने लास्ट में ये सबमिट पे क्लिक किया था, तो मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि अगर पेज वैलिड होगा तभी वो चीज़ इंसर्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल। अब हम यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का स्पेलिंग एक बार हम लोग देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन वैल्यूज, देखो ये कैसे हो रहा है। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमको RGID देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया। डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, txt fullname.text। हमको पहले आईडी पास करनी पड़ती थी, मगर अभी मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है तो मुझे रखने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को एक बार कॉपी करके कॉमा किया और इसको पेस्ट लगा दिया मैंने। अब उसके बाद क्या है, txt एड्रेस। txt एड्रेस के बाद क्या है, पिन कोड है। तो वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पर पिन कोड ले लेंगे। पिन कोड के बाद कॉन्टेक्ट नंबर है, तो यहाँ पर हम txt कॉन्टेक्ट नंबर को सेट कर देंगे। इसको वापस से यहाँ पे पेस्ट लगाया। अब कॉन्टेक्ट नंबर के बाद क्या आ जाएगा, ईमेल। ईमेल के बाद अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि डेट जो है, अगर आप लोग वहाँ पर से YYMMDD करके भेज रहे हो तो ठीक है। अगर किसी ने ऐसी भेजी DDMMYY तो वो आपको एरर देगा। तो उसके लिए सबसे पहले, भले ना वो आपने उसको YYMMDD करके दी हो, मगर हम लोग किसी भी सिस्टम को ऐसा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसे ही डेट भेजेगा। वो कैसी भी डेट भेजे, उसको पहले मैं कंपलसरी YYMMDD फॉर्मेट में उसको सेट करके ही उसको दूंगा। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का ही बनाऊंगा मैं। और मैंने इसको बता दिया कि मुझे DOB टाइप का वेरिएबल बनाना है यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, जिसके अंदर मैंने txt dob.text भी लिख दिया है। लास्ट में टू स्ट्रिंग लगाने के बाद यहाँ पे उसको बोलूंगा कि मेरा जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा। अब ये जो DOB है, उस DOB को मैं लास्ट में पेस्ट कर सकता हूँ, मीन्स के ईमेल के बाद है। यहाँ पे मैंने कॉमा किया, देखो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स कर दिया। अब यहाँ पर आप एक बार प्लस प्लस कर दो और इसको पेस्ट लगा दो, हो गया DOB। अब लास्ट में क्या है, पासवर्ड है। तो देखो यहाँ पर एक बार पासवर्ड वाला पार्ट भी मेरा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग है, इसका मतलब देखो मैंने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड डॉट टेक्स्ट भी मैंने सेट कर दिया। देखो लास्ट में बचा क्या, फोटो। अब फोटो के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फोटो अपलोड भी होनी चाहिए सर्वर के ऊपर, और साथ में उसका फाइल का नाम डेटाबेस में सेव भी होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। यहाँ पे दो चीज होगी, एक मेरा फोटो जो भी मैं चूज करूंगा,
वो सेव भी होना चाहिए और साथ में डेटाबेस में उसका नाम भी होना चाहिए सेव। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है वहीं पर एक बार राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना दूंगा यहाँ पे जिसका नाम होगा फोटो। ठीक है, ये फोटो नाम का जो फोल्डर बनाया है, अब उस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करवाना है, फोटो को, बराबर ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू सर्वर डॉट मैप पाथ। इस मैप पाथ के अंदर मुझे इस फोटो का नाम पेस्ट कर देना है। जैसे हम लोग Node.js के अंदर वो पाथ जो हमारा काम करता था, रूट डायरेक्टरी से लेके हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी तक का जो हमको लाके देता था, वैसे ही ये जो हमारे पास सर्वर डॉट मैप पाथ जो मेथड है वो भी ऐसा ही करेगा कि आपकी जो रूट डायरेक्टरी होगी उस रूट डायरेक्टरी से लेके आपके फोटो नाम के फोल्डर तक का पूरा पाथ वो लाके आपको दे देगा। तो ये चीज मेरे को वापस से आपको समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा ही सेम पार्ट हमने Node.js में ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वाला पार्ट। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार प्लस लगा के, पहले तो यहाँ पे एक बार स्लैश लगाऊं मैं क्योंकि उस फोटो के अंदर सेव करना है ना हमको। मैंने अभी आपको बताया कि अगर शीश आपके अंदर ऐसी एरर आती है, कहा तो आप डबल लगाओ, कहा तो फिर आगे @ लगा दो तो ये आपकी एरर निकल जाएगी। फिर आप यहाँ पे लिख दो fup photo डॉट फाइल नेम, बराबर है। हो गया इतना। अब हमको क्या करना है कि ये हमारा पाथ अगर रेडी हो चुका है तो सिर्फ एक ही चीज हमको यहाँ पे लिखनी है fup photo डॉट सेव एज, और उसके अंदर मैं इस पाथ को पेस्ट कर दूंगा। तो ये ऐसे पेस्ट करने से क्या होगा कि मेरा जो यहाँ पर आपको फोल्डर दिख रहा है, इस फोल्डर के अंदर जो भी मैं फाइल चूज करूंगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। चलो ये एक पहला हो गया खत्म। अब दूसरा जो हमारा पार्ट जो बचता है, पासवर्ड के बाद यहाँ पे हमने एक बार कॉमा कर दिया, वापस से यहाँ पे मैंने इसको कॉन्केट करने के लिए बीच में से स्ट्रिंग को ब्रेक किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे fup photo डॉट फाइल नेम। अब ये फाइल नेम का मतलब कि आपकी फाइल का जो एक्चुअल नेम है वही नेम से आप उसको सेव करवाना मांगते हो। ठीक है, तो ये आपको एक बार धीरे से यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। जैसी जैसी मेरी यहाँ पर कॉलम्स है उस सीक्वेंस से मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज को सेट कर दिए। देखो धीरे धीरे मैं एक बार आपको ये चीज दिखाई दे रहा हूँ। पिन कोड हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ईमेल हो गया, DOB हो गया, पासवर्ड हो गया, FUP फोटो हो गया, बराबर। इंटीजर होता तो मैं उसमें सिंगल कोट नहीं लगाता, बराबर। इंटीजर होता तो मैं सिंगल कोट नहीं लगाता क्योंकि वो तो डेटाबेस की सिंटैक्स है और वो तो पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब भी हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे उस टाइम पे आपको सिंगल कोट नहीं लगाना। मगर अभी मेरे पास कोई इंटीजर टाइप की कोई फील्ड ही नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे सिंगल कोट को मिस नहीं किया है। हो गया इतना। अब देखो ये चीज होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, DB ऑपरेशन का, और इसका नाम भी मैं ऐसे ही रख दूंगा DB ऑपरेशन। हो गया ये। अगर मैं यहीं पे इसको इनिशियलाइज भी कर देता हूँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया इतना। अब देखो अगर ये चीज हो जाती है हमारी तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू लिखा मैंने। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ DB ऑपरेशन डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा एज अ पैरामीटर क्वेरी। और देखो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है कि जो भी आउटपुट आएगा, बराबर, जो भी उसका रिटर्न होके आएगा वो चीज कहाँ पे सेव करा दी है मैंने, रिजल्ट के अंदर। अब इस रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस साइन अप के नीचे मैं एक और लेबल ले लूंगा यहाँ पर उधर से सिर्फ मैं इसको निकाल दूंगा और यहाँ पर से एक लेबल ले लिया मैंने जहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया LBL रिजल्ट।
अब इस LBL रिजल्ट के अंदर मैंने फिलहाल कुछ भी नहीं रखा है, वो हमारा काम यहाँ से होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ रिजल्ट डबल इक्वल्स टू क्या होगा, ओके। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पर मैं गो टू डेफिनेशन वाली पार्ट यहाँ पे नहीं आ रही है क्योंकि ये वाला 2010 है, था वहाँ पे। देखो यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, कहाँ है गो टू डेफिनेशन, ओके ओके सॉरी। तो देखो डायरेक्ट वो मुझे वहां पे ले आएगा। ये देखा आपने, सक्सेसफुली होगा तो वो रिटर्न ओके करेगा, अगर एरर आएगी इसका मतलब वो ओके नहीं है। तो इसको ओके मिलेगा, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे LBL रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, सक्सेसफुली, ठीक है। और साथ में यहाँ पे LBL रिजल्ट डॉट फोर कलर जो होगा उसको भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कलर डॉट ग्रीन। हो गया इतना। यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, डायरेक्ट आप यहाँ पे रिजल्ट ही डाल दो। क्या डाल दिया, क्योंकि रिजल्ट के अंदर एरर होगी, इसको भी निकाल के आप यहाँ पे सेट कर दोगे रेड। ये क्वेरी हमारी रेडी हो गई है। एक बार हम इसको रन करके देख लेंगे कि क्या ये हमने जो किया है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं। आ गया पूरा, इसमें ये देखो 392001 से डेटा भी आ गया यहाँ पर। डेट के अंदर यही डेट में ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब फोटो की बारी आई, यहाँ से मैं किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। मानो मैंने ये फोटो सिलेक्ट किया है। अब जैसे ही हम लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे, नीचे मैसेज आ गया सक्सेसफुली सेव। अब सक्सेसफुली सेव हुआ है तो सबसे पहले मैं कहाँ पे चेक करने जाऊँगा, यहाँ पर। तो इसको पहले मैं एक बार स्टॉप कर दूंगा। अब स्टॉप करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लूँ, देखो फोटो आ गया यहाँ पे। मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया, फोटो तो यहाँ पे आ ही गया। अब मेरे को कहाँ देखना है, इसके अंदर टेबल पे राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा कर लूंगा यहाँ से। जैसे ही शो टेबल डेटा मैं करता हूँ तो यहाँ पे आपको इंसर्ट किए हुए डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सही है ये, पक्का। अभी अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं वीडियो को स्टॉप नहीं करता हूँ, साथ में इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि फिर बाद में हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। तो इसी के अंदर मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसके साथ एक और कंट्रोल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस कंट्रोल का नाम है ग्रिड व्यू। क्या है, अब ग्रिड व्यू का काम क्या है कि आप जो भी डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हो उसको डिस्प्ले करवाना है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है वो आप समझ गए होंगे कि कॉलम वाइज, रो और कॉलम वाइज, उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो उस टेबुलर फॉर्म में अगर मेरे को डेटा यहाँ पर दिखाना हो तो उसको मुझे यूज करना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग देखने जाए तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर डेटाबेस के व्यूज हम लोग देखेंगे आगे जाके, मगर फिलहाल अभी टाइम हमारे पास नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ग्रिड व्यू को यूज करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर ग्रिड व्यू को यूज करके डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, उस टैग्स को भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो वीडियो जो बनता है उसको आप लोग घर पे देखो और प्लीज इसकी आप लोग बुक्स के अंदर नोट्स भी बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर। तो चलो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चलो ये पेज को मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अभी किसी को भी अगर ये पूरी वेबसाइट चाहिए तो वो मंसूर को बोल सकता है, या फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि वो इसकी जिप फाइल बना के टेलीग्राम पे छोड़ दे तो उसको एज अ रेफरेंस वो देख सके, सभी लोग उसको देख सके रन करके। मगर उसको सिर्फ देखना नहीं है, समझ के आप लोगों को नोट्स अगर बनानी हो तो आप लोग उसको देख के बना सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे एक दूसरा पेज यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखो उसके लिए यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड न्यू आइटम,
जिसमें मुझे यहाँ पे वेब फॉर्म लेना है, तो ऊपर टॉप पर ही चला जाता हूँ मैं। ये वेब फॉर्म मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड व्यू पेज। ये ग्रिड व्यू वाला पेज क्रिएट कर लिया है। अब मुझे बार बार बूटस्ट्रैप लिखना ना पड़े, इसलिए मैं यही पूरा पार्ट यहाँ से कॉपी करके वहां पर पेस्ट लगा दे रहा हूँ। अंदर के कंटेंट को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, कार तो वैसा ही रहेगा मेरा। तो यहाँ पर से ये जो रो है, इस रो वाला पार्ट पूरा यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। हो गया ये। इसको मैं यहाँ से 10 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1। इसको मैं थोड़ा बड़ा दिखे ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर। अब दिखता है सबको कि और थोड़ा बड़ा करूँ, पीछे वाले को शायद ना दिखे, तो मैं 180 कर देता हूँ। अब बराबर है, कंप्लीट ना हो तो आप जो आइए जो हमारे पास है। तो देखो ये चीज यहाँ होने के बाद सबसे पहले देखो मैं डिवीजन टैग ले रहा हूँ। अब इस डिवीजन टैग के अंदर मैंने यहाँ पर सेट करने वाला हूँ क्लास, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ले लिया है रो। फिर से मैंने डिवीजन टैग लिया, इस डिवीजन टैग के अंदर वापस से मैं क्लास सेट, क्योंकि आपकी जो भी वेबसाइट बनेगी डिवीजन टैग के बिना तो वो बनाना इम्पॉसिबल है, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉल MD12 और टेबल रिस्पॉन्सिव। हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मेरे टेबल के कंटेंट हॉरिजॉन्टली अगर उसकी जो बॉर्डर है उससे अगर ओवरफ्लो होता है तो वो नीचे ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग आ जाएगा। अगर मेरी जो पेज की साइज है कुछ पेज से ज़्यादा मेरे डेटा है लंबे हॉरिजॉन्टली, तो वो ऑटोमेटिक नीचे स्क्रॉलिंग आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग को टेबल रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट यहाँ पे लिख देना रहता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, तो वो आपको मिलेगा टूल बॉक्स के अंदर, जो डेटा नाम का आपको पूरा सेक्शन मिल जाएगा। वहां से आप सिलेक्ट करोगे ग्रिड व्यू। आ गया ये, ठीक है। अब इस ग्रिड व्यू को सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, CSS क्लास सेट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया टेबल बॉर्डर। ये क्लास बूटस्ट्रैप का है, जिससे ये क्लास को बॉर्डर दे देगा, प्लस टेबल की विड्थ जो होगी वो 100% सेट कर देगा। ये सारे पार्ट्स बूटस्ट्रैप के अंदर है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको टेबल बॉर्डर लिख के सेट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डिजाइन मोड में जाके, इस डिजाइन मोड के अंदर जाके यहाँ पे मैंने कॉर्नर में आपको एक छोटा सा आइकन दिखेगा, उसको आप एक बार क्लिक करो। यहाँ से आप डेटा सोर्स को चूज करो। न्यू डेटा सोर्स पे मैंने क्लिक किया। अभी आपको थोड़ा सा वो पूछेगा कि आपको कौन सा टाइप का डेटाबेस देना है। आप देखो यहाँ पर डेटा एक्सेस को भी यूज कर सकते हो, SQL डेटाबेस को भी यूज कर सकते हो। ये सारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स मतलब डेटाबेस टेक्नोलॉजी है, मगर मुझे यहाँ पे कौन सा चूज करना है, SQL। आप यहाँ से डेटा सोर्स का नाम भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन डेटा सोर्स। इसको चेंज करना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो, मगर ये आप चेंज कब कर सकते हो, जब आप एक ही पेज के अंदर एक से ज्यादा अगर आपके डेटा सोर्सेज बनते हैं, तो उस टाइम पे आप चाहते हो कि मुझे याद रहे कि कौन सा डेटा सोर्स किसके लिए है, इसीलिए आपको उसका नाम देना है। अब जैसे मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले इसने पूछा कि मुझे कौन सा डेटाबेस यहाँ पे यूज करना है। तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आपको आपका ही डेटाबेस यहाँ पे मिल जाएगा, database.mdl, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम उसका चेंज किया नहीं था। इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप नेक्स्ट कर दो। यहाँ अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, देखना अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट किया, आपको कौन से डेटाबेस के साथ काम करना है, मीन्स कौन से टेबल के साथ, क्योंकि डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा टेबल होंगे। तो ये आपको वो भी पूछ रहा है कि आपको इस डेटाबेस में से कौन से टेबल के साथ ग्रिड व्यू का काम करना है। तो अभी एक ही है, साथ में एडवांस में जाऊंगा और इसको बोलूंगा कि तू मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड भी जनरेट करके दे, ठीक है।
अभी फिलहाल इतना ही याद रखना कि मुझे यहाँ पर चेक करना है जनरेट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है, ओके कर दो इसको, यहाँ से इसको एक बार नेक्स्ट कर दो, फिनिश कर दो। ये अभी आपको यहाँ पर पूरा बना के दे देगा, देख लो आ गया। एक बार मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। ये देखो आ गया ये। अब देखो यहाँ पर तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये तो मेरे फाइल का नाम है, मुझे तो वहाँ पे एक्चुअल फोटो डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए भी पहले तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सोर्स में जाके। देखो इसने ये चीज़ मुझे बना के दी है ऑटोमेटिक। यहाँ पे इसने देखो डेटा सोर्स सेट कर दिया है कि मेरा रजिस्ट्रेशन डेटा सोर्स है। अब ये डेटा सोर्स आपका बिल्कुल ग्रिड व्यू के नीचे बना है, और देखो इसने यहाँ पर एसक्यूएल डेटा सोर्स में सारी क्वेरीज भी आपको लिख के बना के दे दी है कि आपको डिलीट के टाइम पे ये वाली क्वेरी फायर होगी, इंसर्ट के टाइम पे ये फायर होगी, सिलेक्ट के टाइम पे, अपडेट के टाइम पे, और साथ में यहाँ पे आपको पैरामीटर्स भी देखने को मिलेंगे। हम ये सारी चीज डीप में देखेंगे, बराबर। ये सब पार्ट आपका यूज में आएगा, मगर अभी मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रहा हूँ वो आप देखो। ये इसको बोलेंगे बाउंड फील्ड। अब बाउंड फील्ड का मतलब कि ये सिर्फ आपको टेक्स्ट फॉर्म में लिखाएगा। किस फॉर्म में लिखाएगा? अगर मुझे इसको कोई और फॉर्म में दिखाना हो, जैसे आप लोगों को पता है कि अगर इमेज दिखानी है, इसका मतलब कि मुझे इमेज कंट्रोल के लिए चीज दिखाना पड़ेगा। तो इमेज कंट्रोल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक टैग यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जिसको हम बोलेंगे टेम्पलेट फील्ड। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट फील्ड का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर किसी भी कंट्रोल को अंदर डाल के यूज कर सकते हो, किसी भी कंट्रोल को। ठीक है, तो अभी आप देखना, इस टेम्पलेट फील्ड के अंदर एक और चीज मुझे लिखनी पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं आइटम टेम्पलेट। क्या बोलेंगे? आइटम टेम्पलेट का मतलब कि जो आपके डेटा जो दिखेंगे नीचे, वैसे अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे आइटम टेम्पलेट आएगी, हेडर टेम्पलेट आएगी और फूटर टेम्पलेट आएगी। हेडर मतलब हेडिंग के लिए, फूटर मतलब फूटर में अगर आपको जो कुछ सेट करना हो उसके लिए, और आइटम का मतलब आपकी जो आइटम्स, जो आपके डेटा जो डिस्प्ले होंगे, उस चीज के लिए ये चीज आपकी यूज में आएगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आइटम टेम्पलेट लिया हुआ है। तो इस आइटम टेम्पलेट के अंदर मैं यहाँ पर मुझे टूल्स में जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो टूल्स में गया, यहाँ से मुझे कौन सा वाला कंट्रोल लेना है, इमेज कंट्रोल। आ गया ये, देख लो ये वाला पार्ट। अब इस इमेज कंट्रोल के अंदर आपको पता है कि मुझे इमेज यूआरएल यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो इमेज यूआरएल के लिए देखो मैंने पिक यूआरएल पे क्लिक किया, तो इसने मुझे पूरा एक पैनल ओपन करके दे दिया, बोला कि तुम्हारा पाथ क्या है, मेरी इमेज जो है वो कहाँ पे स्टोर हुई है, यहाँ पर। अब मैं इसको ओके कर दूंगा, तो ये मेरी इमेज सेट हो गई। अब इसके बाद सिर्फ एक ही चीज मुझे यहाँ पे सेट करनी है, इसकी हाइट और विड्थ। अगर मैं इसकी हाइट 100 पिक्सल दे रहा हूँ, तो इसकी विड्थ भी मैं कितनी दे दूंगा, 100 px, जिससे क्या है कि मेरी इमेज जो है वो स्क्वायर में आ जाए। अब देखो एक चीज कि ये जो मैंने पार्ट सेट किया है वो तो स्टैटिक है। क्या है? स्टैटिक। इसका मतलब कि अगर मेरे पास 5 से 6 रिकॉर्ड है, वहां पे ये सेम टू सेम ही दिखने वाला है। चलो एक काम करते, पहले हम लोग इसको रन करके तो देख लें कि ये चीज हमारी डिस्प्ले कैसी होगी, फिर उसकी बात तब की तब। ये देखो आ गया, इमेज आ गई ना। अब ये कॉलम की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं निकाल दूंगा उसको। तो क्या करना है, जो बिल्कुल उसके नीचे जो बाउंड फील्ड है, उस बाउंड फील्ड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। रिमूव हो गया, इसको आप रिफ्रेश कर दो, हो गया। अभी ये इमेज आ गई। अब इमेज आ गई, तो ये तो जो भी इमेज दिख रही है वो तो मेरी क्या है, स्टैटिक है। एक और डेटा हम लोग यहाँ पे डालते हैं जिससे आप लोग को पता चले। वागड़ा वाला मोहम्मद, सब चीज तो हम सेम ही डाल देंगे, सिर्फ हम लोग फोटो चेंज कर देंगे। समझो मैंने ये फोटो ले लिया है, यहाँ पे ओपन कर दिया, हम लोग साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अभी दो डेटा हो गए। तो आपने देखा होगा कि
वहां पे मैंने फोटो अलग लिया था, तो भी यहाँ पे तो ये दोनों सेम ही फोटो दिखा था। तो इस फोटो को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो इमेज यूआरएल है, इतना पार्ट तो मेरा सेम ही रहने वाला है। कौन सा पार्ट? इतना पार्ट चेंज तो यही होगा, बराबर ना, यही चेंज होने वाला है। तो देखो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन परसेंटेज हैज, क्या लगाया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा इवैल्यूएशन टैग। कौन सा वाला? इस इवैल्यूएशन टैग के अंदर आप पास कर दो अपने फील्ड का नाम। ठीक है, कर दिया। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या ये करने से हमारा पाथ चेंज होता है। ये तो हमको एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, सर्वर टैग इज नॉट अलाउड। आया ये पार्ट, तो उसके लिए देखो प्रॉब्लम इसलिए ये आई है क्योंकि हमको अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इमेज कंट्रोल नहीं लूंगा। क्या करूंगा? इमेज कंट्रोल नहीं लूंगा। उसके लिए यहाँ पर जो आप लोगों ने HTML के अंदर आपने इमेज टैग पढ़ा था ना, तो हम उस इमेज टैग को यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो img टैग, जिसके अंदर आप लोगों को पता है सोर्स हमको देना है। अब इस सोर्स के अंदर यही सेम चीज मैं वहां पर पेस्ट कर दूंगा। इसको मैंने कर लिया कट, और कट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, स्टाइल टैग ले लिया। अब इस स्टाइल टैग के अंदर मुझे हाइट सेट कर देनी है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया हाइट मेरी क्या होगी, 100 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी 100 पिक्सल होगी। नीचे वाला पार्ट आप रिमूव कर दो, कोई जरूर नहीं है। ठीक है, हो गया इतना। आप चाहो तो इसको आप सिंगल कोट भी कर सकते हो गया इतना। देखते हैं क्या अब मेरी कोई एरर आती है यहाँ पर रिफ्रेश करके। फिलहाल तो देखो यहाँ पे तो ये भी नहीं दिखा रहा है मेरे को, इमेज भी नहीं दिखा रहा है। क्या हुआ? रन एज सर्वर की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, रन एज सर्वर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे फोटो भी मैंने ले लिया है, ये ईमेल टैग भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, बराबर। देखो यहाँ पे हैश पास लगा रहा हूं मैं, इक्वल टू हम लगा नहीं सकते। एक्चुअली क्या है, ये पुराना वाला वर्जन है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। वापिस से मैं इसको एक बार रिफ्रेश यहाँ से कर लेता हूँ। देखो डेटा नहीं आ रहा है, एक 2 मिनट 2 मिनट। देखो ये इस तरीके से यहाँ पर मुझे पार्ट दिखा रहा है, दिख रहा है ये क्या बता रहा है मेरे को, डॉट स्लैश इस तरीके से। तो अब मैं एक काम करूंगा यहाँ से, ये जो पार्ट यहाँ से जो लिखा था, अब ऐसे करके मैं देखूं एक बार, क्योंकि वो जो था वो तो सर्वर टैग था, आ गया, वो सर्वर टैग था। तो सर्वर टैग कब यूज होता है? जब हम लोग सर्वर कंट्रोल को यूज करेंगे। यहाँ पर ये जो हमने डिस्प्ले कराया है, वो तो हमने किस में कराया हुआ है, इमेज टैग, जो HTML टैग। तो ये देखो यहाँ पे आप अब जितने भी रजिस्ट्रेशन के डेटा आप इंसर्ट करवाओगे और जो फोटो आप चूज करोगे, वो फोटो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर से जैसे मैं डिजाइन में जाऊंगा, अब आपको यहाँ से अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकोगे। जैसे मैं एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पर आपकी सारी कॉलम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बराबर। जैसे मैं ये एड्रेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ या मैं डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग करके भी मिल जाएगा, डेटा फॉर्मेट स्ट्रिंग ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे सपोज कि मैं पास कर रहा हूँ 0:DD/MM/YYYY। अब यहाँ पर जब डेटा डिस्प्ले होगा मेरा, तो इस फॉर्मेट में होगा, मुझे ऐसा यहाँ पे शो कराना है।
तो इसको जो डेट हमारी इस तरीके से आ रही थी, तो 00 लिखकर अब उसकी जगह पे देखो आप इस तरीके से आपकी डेट आ जाए। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को आगे इसके अंदर देखने को बाकी रहेगी। अब देखो इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता ही देता हूँ, इसके अंदर हम लोग डिलीट का काम भी कर ही लेते हैं। यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको यहाँ पर एनेबल डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख रहे हो ये? अब ये जो डिलीट वाला है उसको जैसे ही मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ और आप इसको एक बार रिफ्रेश लगाओ, आ गया ये। मगर अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना वो डिलीट हो जाएगा, मगर मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि उस पर क्लिक करूँ और डिलीट हो जाए। वो पहले मुझे पूछना चाहिए कि क्या मैं इस डेटा को डिलीट कर सकता हूँ, और वो पूछेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट। अगर मैं ओके करूंगा तभी ये डेटा डिलीट होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सोर्स कोड पे जाते हो तो आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी कमांड फील्ड। अब यहाँ पे तो मैं लिख नहीं सकता ऐसा, ऑन क्लिक कुछ बना भी नहीं सकता। तो पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो कमांड फील्ड है इस कमांड फील्ड को एक बटन में कन्वर्ट कर दूंगा सबसे पहले। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर गया, जहां पर एडिट कॉलम्स पे जाऊंगा। आपको यहाँ पे डिलीट दिख रहा है, डिलीट दिख रहा है ना, ये आपको बिल्कुल नीचे एक चीज देखने को मिलेगी, कन्वर्ट दिस फील्ड इनटू टेम्पलेट फील्ड। तो ये क्या करेगा कि जब मैं इसको टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये जो डिलीट है वो लिंक बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे जैसे मैं टेम्पलेट फिल कर रहा हूँ उसको, यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ, जो पहले कमांड फिल लिखा हुआ आ रहा था अब उसकी जगह पे आपको लिंक बटन देखने को मिल जाएगा। आ गया ये। अब आप यहाँ पे लिख दोगे ऑन क्लाइंट क्लिक इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे रिटर्न कन्फर्म, जिसमें आप लिखोगे आर यू श्योर टू डिलीट। बस आप इतना लिख के अब आप जब इसको रिफ्रेश करोगे पेज को तो वो डिलीट करने से पहले आपको पूछेगा आर यू श्योर टू डिलीट। आया समझ में? ये सारा पार्ट आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, ये पार्ट एग्जाम में ये चीज करने की आपको आएगी, बराबर है। अभी मुझे इसका अगर सपोज 4 कलर, इसका अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर मुझे इसका कलर यहाँ पे जो दिख रहा है वो वाइट हो जाए, तो वो सब प्रॉपर्टीज आप CSS थ्रू आप कर सकते हो। अंदर भी ये आपको प्रॉपर्टीज देता है मगर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आया समझ में जो किया? इन शॉर्ट मैंने अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा ग्रेड व्यू के बारे में दिखाया है। अभी मैं इसके अंदर इसलिए एडिट का काम यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लस अभी मैं एक साथ में इतना सब दिखा दूंगा तो बाद में वाली जो चीज़ करूँगा वो ऊपर से चली जाएगी, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसके अंदर से क्या क्या रखा है, एक तो डेटाबेस क्रिएट करने का रखा हुआ है, इंसर्ट की क्वेरी मैंने रखी हुई है, हमने यहाँ पे ग्रेड व्यू से डेटा डिस्प्ले भी करवा दिए हैं, और डिलीट के लिए हमने वहाँ पर हाइपर लिंक बना के उसका कंफर्मेशन रख दिया है कि क्या हम इस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये पार्ट पूरा हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब आप लोगों को घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी रहेगी, जिससे क्या है कि आप लोगों का यही चीज़ एकदम परफेक्ट हो जाए। और कोई डाउट हो तो इधर मेरे को पूछ लेना है।